जय हिंद। ये जो वीडियो होगा पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो को डाल दिया, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर चल रहा है हम लोग का, ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग सभी 2 नंबरिया प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सारे के सारे प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। पहला जो प्रश्न हम पहले एक बार सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं एक बार। ये इसमें टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो अब पहले सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, हम भी अपने पढ़ करके सुना देते हैं। तो देखिए सभी का हम लोग हल देखेंगे। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। देखिए इन सभी प्रश्नों से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये 2013 और 20 में पूछा हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है, मेजनी कौन था, आपको बताना, 2019 में पूछा था। चौथा नंबर प्रश्न क्या लेगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, ये 2012, 14, 16 में पूछा है। 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा, गैरीबाल्दी के कार्यों का चर्चा करें, 2014 और 16 में पूछा है। 7वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, 2022 में पूछा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न का हल को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है क्या लिखा, वियना की कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वियना सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं थी। पहला जो है, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापन का प्रयास किया गया। नंबर 2 में है, फ्रांस और स्पेन में बुर्बोन राजवंश को फिर स्थापित किया गया है कि नहीं। फ्रांस में लुई 18 यानी 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इसका ये भी प्रश्न 2013 और 20 में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, देखिए, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। ये था इसका आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, मेजनी कौन था, आपको बताना। तो मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजनी को क्या कहता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वो सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचार का समर्थक तथा साहित्यकार भी था, ठीक है। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में, कब 1831 में यंग इटली की स्थापना की। आपको बताना है, ये ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा हुआ है, यंग इटली का स्थापना कौन किया था। तो आपको बताना मेजनी ने किया था। कब किया था, तो 1831 में किया था। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था, संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था, पूरे इटली का एकीकरण करना था उसके लिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या लेगा हुआ है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, 12, 14, 16। देखिए कितना बार पूछा हुआ। तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर हम लोग क्यों बोलेंगे, प्रधानमंत्री को चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। कौन अपनाई थी, देखिए रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, तो बिस्मार्क ने। आपको बताना है, सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा
की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया, है कि नहीं, छूट गया। इसके बाद क्या हुआ था, यानी युद्ध किया था। इसके परिणाम के स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। हम अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, चलिए आप समझ जाइएगा। 5वां नंबर प्रश्न को आगे प्रश्न संख्या 5 क्या लिखा हुआ है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये 2014-16 में पूछा। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। किसकी तलवार ने, तो गैरीबाल्डी के तलवार ने। तो किसकी, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, आपको याद रखना। इटली, आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण किसने पूरा किया, तो गैरीबाल्डी की तलवार ने, यानी गैरीबाल्डी ने। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। गैरीबाल्डी हमेशा मतलब युद्ध को कोई विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। लाल कुर्ती की नीति किसने अपनाई, तो आपको बताना है, गैरीबाल्डी ने। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की, गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी, है कि नहीं। 6वां नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, 2011-15 में पूछा है। तो मेजनी के इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। इसको मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा। आपको पूछेगा इटली के एकीकरण का पैगंबर यानी मसीहा किसे कहा जाता है, तो आपको कहना होगा मेजनी को, है कि नहीं। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार थे। उसके लेखों से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, है कि नहीं। 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया। यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। 1848 में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। पलायन का मतलब भागना, वहाँ से उसको भागना पड़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हुआ, 7वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। आपको बताना जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था उसमें क्या क्या बाधाएं हुई। ये प्रश्न देखिए 2000 पूछा 22 में पूछा है। तो इसका देखिए, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। सबसे पहला जो बाधा था, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। कितने, 300 सभी छोटे बड़े राज्य को इसमें जोड़ा गया था, है कि नहीं, किसमें, जर्मनी के एकीकरण के बाधा में। दूसरा था, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। क्या, व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। मतलब इसमें क्या था, इस राज्य में जो ये था, राजनीतिक था, सामाजिक था और धर्म के नाम पर बहुत सारा चीज़ इसमें होने लगा, क्योंकि धर्म के खिलाफ सब चल रहा था। मतलब धर्म के कोई भी मामला होता है धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, धर्म का भी मामला आता है। तो तीसरा नंबर जो था इसमें, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। किसकी, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। नंबर चौथा जो है ना, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। इसमें क्या था, ऑस्ट्रेलिया अपना हस्तक्षेप करने लगा, मतलब उंगली करने लगा। 5वां नंबर क्या था, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। क्या थी, प्रतिक्रियावादी नीति। तो ये था इसका मतलब इतिहास का पार्ट 2 वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। उम्मीद ये भी करते हैं इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग ग्रीक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।